नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम प्रधानमंत्री के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री से रिलेटिव जितने भी तथ्य बनते हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, सबके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो कहाँ की देन है दोस्तों? ये हमारे ब्रिटेन की देन है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों आपका यही बन जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था किस देश से ली गई है दोस्तों? तो आप कहेंगे ब्रिटेन से ली गई है। अब दोस्तों इसमें कार्यों को दो तरीके से विभाजित किया गया है। एक है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक है वास्तविक कार्यपालिका। दोस्तों आप जानते ही हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका को राष्ट्रपति कहा जाता है, या नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होती है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधान और मंत्रिपरिषद होता है। ये चर्चा हम कई बार कर चुके हैं दोस्तों। जब से हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब से ही हम ये बात आपको समझाते आ रहे हैं। अब दोस्तों, वास्तविक जो कार्यपालिका है प्रधानमंत्री क्यों होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति क्यों होता है, ये हम चर्चा कर चुके थे कल के वीडियो में। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इन बातों को भी समझें और पिछला वीडियो जरूर देखें। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात जो आप लोगों को समझना जरूरी है। दो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रधानमंत्री के। उसमें पहला है 74 और दूसरा था 75। 74 में मैंने आपको बताया था मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और ये क्यों होता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति की सहायता के लिए, उसको सलाह देने के लिए होता है। और 75 में जो व्यवस्था की गई थी दोस्तों, वो नियुक्ति होती है, और किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है और ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कल के वीडियो में कर चुके थे कि कैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये बताते हैं कि किन किन व्यक्तियों को किन किन विभाग के बारे में, किन किन व्यक्तियों को किन किन विभाग देना चाहिए। ये सारी बातें हम कल के वीडियो में कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं दोस्तों। कैसे लिस्ट तैयार होती है, कैसे राष्ट्रपति के पास जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों आपने जाना प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, एक मिलता है निर्वाचन और एक मिलता है नियुक्ति। तो दोनों में क्या अंतर है, आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं। निर्वाचन का अर्थ दोस्तों ये होता है जब जनता द्वारा किसी एक विशेष दल से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। किसी जनता द्वारा मतलब किसी समूह द्वारा। जनता भी एक तरीके का ग्रुप ही होता है दोस्तों। तो ग्रुप द्वारा किसी दूसरे ग्रुप से एक विशेष व्यक्ति को चुनना ही निर्वाचन कहलाता है। अब बात होती है नियुक्ति की, तो दोस्तों एक दल द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा। नियुक्ति दोस्तों एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है और एक समूह द्वारा भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो अंतर है वो क्या है? पहला अंतर तो यही है कि निर्वाचन जनता से होगा और नियुक्ति एक व्यक्ति से भी हो सकती है, मतलब एक व्यक्ति भी नियुक्त कर सकता है किसी को भी। तो इसमें आप लिखेंगे नियुक्ति में कि किसी समूह या एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे समूह को किसी दूसरे समूह से किसी एक व्यक्ति को किसी विशेष पद के लिए चुना जाना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी विशेष पद के लिए चुना जाना नियुक्ति कहलाता है। जैसे कि कोई एक विशेष पद है जिस पद पर हम किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो कहलाती है नियुक्ति। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री एक विशेष पद है, या मतलब और भी दूसरा कोई पद हो सकता है जो विशेष हो, तो वहाँ पर जो दोस्तों व्यक्ति आएगा वो नियुक्त करके आया जाएगा। तो यही अंतर होता है दोस्तों निर्वाचन और नियुक्ति में। आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है, तो आप कहेंगे नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। ठीक है, क्योंकि इसको एक विशेष पद के लिए चुना जाता है। निर्वाचन जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप निर्वाचन के लिए वोटिंग करने के लिए जाते ही रहते हैं दोस्तों। कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो दोस्तों आप उनको किसी एक विशेष पद के लिए नहीं चुनते हैं, केवल आप उनको चुनते हैं कि वो आपकी सुविधाओं का ध्यान रखे, आपके जीवन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीतियां बनाए। ठीक है दोस्तों, तो एक विशेष पद के लिए आप नहीं चुनते हैं, आप केवल उनका निर्वाचन करते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपके समझ में आ गया। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब बात दोस्तों ये है कि कौन व्यक्ति प्रधान बनेगा, इस बात का सिलेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं हमारे संसद में 2 सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, आप थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना और अच्छे से इन बातों को समझना जो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप जानते हैं 543 मेंबर्स के लिए आप वोटिंग करते हैं। राज्यसभा में दोस्तों आप वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यहां पर चुनाव प्रक्रिया अलग होती है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर जो होता है 543 ये आपका डायरेक्टली मतदान होता है और यहाँ पर सीधे तौर से आप वोटिंग करके जाते हैं। तो आप कितने लोगों को चुनते हैं? 543 लोगों को चुनते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय लोकसभा की जो कैपेसिटी है वो 545 है, जो इतनी सीटें इसमें रहनी चाहिए। ठीक है, तो 2 व्यक्ति कहाँ गए? तो मैंने आपको बताया था कि 2 व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय नॉमिनेट करते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 543 लोगों को आपके द्वारा चुनकर लोकसभा में भेजा जाता है। अब दोस्तों लोकसभा में जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है, आपकी सुविधा के लिए मैं एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई 3 दल हैं, ए, बी और सी। आपके क्षेत्र से कोई मेंबर खड़ा होता है सांसद के रूप में और वो आपसे कहता है कि मुझे वोट कीजिए, मैं इस ए पार्टी का आदमी हूँ। वहीं दूसरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कहता है कि मुझे वोट करिए, मैं बी पार्टी का व्यक्ति हूँ। वहीं तीसरे क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है मैं सी पार्टी का आदमी हूँ और मुझे जो है आप वोटिंग कीजिए। तो यही दोस्तों पूरे देश में मान लीजिए 3 पार्टियों पर 543 व्यक्ति खड़े हुए हैं और वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब दोस्तों इन 543 में से मतलब ए, बी, सी 3 पार्टियां हैं। अब इन 3 पार्टियों में से जिसे बहुमत प्राप्त हो जाएगा वही विजेता घोषित हो जाएगा। मतलब शक्ति उसके पास होगी कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। दोस्तों बहुमत का सीधा सा अर्थ है 50+1%। आप इतना मान के चलें, है ना, 50%+1। जिस पार्टी को इतना बहुमत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों ये बहुमत ए पार्टी को प्राप्त हो जाता है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वही दोस्तों अपना मुखिया चुनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और आमतौर पर यह पहले से ही तय होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं संवैधानिक रूप में, तो संवैधानिक रूप हमारा यही कहता है कि जो पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेगी फिर वो अपना मुखिया चुनेगी। जिस व्यक्ति को ये अपना मुखिया चुन लेते हैं उसी की सिफारिश राष्ट्रपति के पास जाती है और आमतौर पर राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में जो 2 बातें चल रही होंगी वो बातें ये चल रही होंगी, जब लोकसभा के बहुमत द्वारा प्रधानमंत्री पद का चयन होता है, याद रखें बहुमत यहां चाहिए, किसी भी दल को बहुमत लोकसभा में चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 5 साल में विघटित हो जाती है लेकिन ये नहीं होती। ये स्थायी सदन है और ये अस्थायी है। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत से बनता है तो क्या वो राज्यसभा से नहीं बन सकता? तो इसका जवाब है कि दोस्तों वो राज्यसभा से भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए पार्टी के पास मान लीजिए बहुमत था, कोई दल था ए नाम का, इसके पास बहुमत था, लेकिन दोस्तों इन्होंने सोचा कि हम अपना मुखिया यहाँ से चुनते हैं, राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, अब राज्यसभा से इन्होंने पूरे दल ने, जो भी ये पूरा दल था, इन्होंने अपना मुखिया चुना राज्यसभा से, या फिर दोस्तों ये कह सकते हैं कि हमारा मुखिया लोकसभा से ही होगा। तो दोनों में से कहीं से भी ये अपना मुखिया चुन लेते हैं और आमतौर पर उसी व्यक्ति को, उसी मेंबर को जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो शपथ दिला देते हैं और उसी दिन से वो भारत का प्रधानमंत्री कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 बातें और आपको याद रखनी है। 2 बातें क्या याद रखनी है? वो बातें ये याद रखनी है कि एक व्यक्ति अगर, क्या दोनों सदनों का एक साथ सदस्य हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं।
एक व्यक्ति केवल एक बार में एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, राज्यसभा से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी और मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा के ही सदस्य थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। मतलब बहुमत तो प्राप्त हुआ था लोकसभा में, लेकिन प्रधानमंत्री चुने गए थे राज्यसभा से। लेकिन वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के ही मेंबर हैं और लोकसभा में ही उन्हें बहुमत तो लोकसभा में ही प्राप्त करना होता है सरकार बनाने के लिए। फिर दूसरी बात दोस्तों, एक बार बार जो आपके सामने एक बात आती है या आपसे पूछी भी जा सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य ना हो और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। जो हमारी संवैधानिक कंडीशन है वो ये है कि मंत्री बन सकता है कोई भी व्यक्ति, जिसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है, तो उसको 6 माह के अंदर, जो बात मैंने आपको कल भी बताई थी, उसको किसी भी एक सदन का सदस्य बनना होगा। अगर वो 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बन जाता है तो उसका पद बरकरार रहेगा। लेकिन अगर दोस्तों वो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसको त्याग पत्र देना होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आमतौर पर संविधान में भी लिखा है कि मंत्री बनने के लिए किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 अगर नहीं है और मंत्री बन गया है तो 6 माह के अंदर उसको एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो ये बात आपके मन में थी। अब दोस्तों जो एक सवाल आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए अगर कोई भी क्लास अटेंड करता हूं तो जितने भी सवाल बन सकते हैं दोस्तों वो मैं आपके लिए कोशिश करता हूं पूरी की पूरी। आपसे जो एक सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है, क्या एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसका निर्वाचन भी हो और उसकी नियुक्ति भी हो जाए? तो आपका जवाब होगा हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है किसी एक विशेष क्षेत्र से कोई एक सांसद खड़ा हो तो जनता उसका क्या करेगी? निर्वाचन करेगी, उसको चुन करके भेजेगी और उसी व्यक्ति को उसका दल अगर वो बहुमत प्राप्त कर लेता है, लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में चुन लेता है, तो राष्ट्रपति उसका क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे, उसके पद की नियुक्ति करेंगे। तो इसलिए दोस्तों एक व्यक्ति का निर्वाचन और नियुक्ति भी दोनों हो सकती है। निर्वाचन आपके द्वारा किया जाएगा और नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। अब दूसरी बात आती है दोस्तों आयु की, कि प्रधानमंत्री पद के लिए आयु कितनी है। इसके लिए भी दोस्तों हमें समझना होगा, आप जानते ही हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से प्राइम मिनिस्टर कोई भी सदस्य बन सकता है। लेकिन आपको इतना पता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, यही प्रक्रिया है दोस्तों हमारे संविधान में कि लोकसभा का सदस्य अगर बनना है तो 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो अनिवार्य उम्र कितनी है? 30 वर्ष। लेकिन दोस्तों आपने ये पढ़ा है अभी कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है वो यहीं पर होता है कि हम क्या लगाएं। तो दोस्तों जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? आपसे पूछा जाता है दोस्तों न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कम से कम पूछी गई है ना, तो दोस्तों आप लगाएंगे 25 वर्ष। ठीक है, क्योंकि अगर 30 वर्ष का यानी राज्यसभा का सदस्य है और प्रधानमंत्री अगर बन गया है तो दोस्तों ऑलरेडी ही वो 25 साल पूरे कर चुका है। लेकिन अगर अनिवार्य उम्र प्रधानमंत्री की भी 30 वर्ष अगर होती तो वो लोकसभा से कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जा सकता था, क्योंकि दोस्तों इसके लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री की यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अगर आपसे आयु पूछी जाए तो आपका जवाब होगा 25 वर्ष। लोकसभा की पूछी जाए आपका जवाब होगा 25 वर्ष। राज्यसभा की अगर पूछी जाए तो आपका जवाब होगा 30 वर्ष। यही दोस्तों फंडा है हमारे संविधान का, प्रधानमंत्री दोनों सदनों से बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आयु हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक व्यक्ति कितनी बार प्रधान बन सकता है। एक व्यक्ति कितनी बार प्रधान बन सकता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप लोकसभा में बहुमत प्राप्त करते जाइए और आप प्राइम मिनिस्टर बनते जाइए। ठीक है, फिर दूसरी बात इसमें जो आपसे पूछी जाती है वो पूछा जाता है दोस्तों आपसे कार्यकाल। वैसे तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
किसका होता है? यह होता है दोस्तों लोकसभा का। विशेष बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन दोस्तों आप एक बात और जानते हैं जो मैंने आपको कल बताई थी कि जितने भी मंत्री होते हैं दोस्तों, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। इसका मोटा मोटा मतलब हो गया दोस्तों इच्छानुसार, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आपके होते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कार्यकाल हम 5 वर्ष लिखें या प्रसाद प्रयत्न लिखें, तो आप दोस्तों लिखेंगे प्रसाद प्रयत्न। इसका मतलब ये है कि उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन आपके मन में ये बात कतई भी नहीं आनी चाहिए कि राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं क्योंकि उनके इच्छा के अनुसार है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसकी कुछ सीमाएँ होती हैं, कुछ बाधाएँ होती हैं। उसमें जैसा कि हम पहले नंबर पर देख सकते हैं कि अगर कोई भी दल अगर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया है तो राष्ट्रपति महोदय उसको जो है उसका त्याग पत्र मांग लेंगे। फिर दूसरी बात इसमें यह भी हो सकती है दोस्तों कि अपने ही दल में कुछ खटास, कुछ विवाद अगर हो जाए, प्रधानमंत्री का ही दल उसके खिलाफ अगर हो जाए, तो जो बहुमत होगा वो एक विशेष दल के पास होगा और वो दल राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ होती हैं। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, केवल इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करेंगे पूरा मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्याग पत्र जो होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होंगे वो तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? ये देंगे राष्ट्रपति महोदय को। लेकिन दोस्तों इसमें जो याद रखने योग्य बात यह है कि अगर त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री ने दे दिया गया है तो दोस्तों उसी तारीख से जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है वो खंडित हो जाएगी, यानी कि एक शून्य की स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाएगी। और एक बात जो कल मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो केवल उसी का इस्तीफा माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा या अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद खंडित हो जाती है। फिर दूसरी बात इसमें ही एक जो मैंने आपको कल बताई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद जो मैंने कल बहुत ही अच्छे से समझाया है, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों। सारी बातें आज की समझ में आ जाएंगी आपको। तो मंत्रिपरिषद में किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होकर पास हो जाता है तो दोस्तों संपूर्ण मंत्रिपरिषद खंडित हो जाती है। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। शक्तियां क्या क्या होंगी? तो दोस्तों पहली शक्ति तो यही है मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना। यहां पर दोस्तों जो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे सवाल पूछा जाता है या आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो दो बातें होती हैं बैठक बुलाने में, एक होती है दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाना और एक होता है मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है तो वहां पर आपका जवाब होगा राष्ट्रपति महोदय। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं तो आपका जवाब होगा लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुलाता है तो यहां पर आपका जवाब होगा प्राइम मिनिस्टर। और अगर आपसे पूछा जाए मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो आपका जवाब होगा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। फिर इनका और जो कार्य होता है दोस्तों वो होता है मंत्रालयों का बंटवारा। मतलब किस व्यक्ति को, किस सदस्य को कौन सा मंत्रालय देना है, जो कि कैबिनेट में होता ही है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि पूरी लिस्ट तैयार होती है और राष्ट्रपति उसी हिसाब से नियुक्ति दे देते हैं। तो मंत्रालयों का बंटवारा यह भी प्रधानमंत्री के हिसाब से ही होता है। फिर दोस्तों मंत्रियों के सहयोग से
नीतियां बनाने का काम, जो देश को विकास की ओर लेके जा सकें, ऐसी नीतियां बनाने का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं। फिर इसमें विशेष बात जो आपसे पूछी जा सकती है वो दोस्तों ये भी पूछी जा सकती है कि लोकसभा भंग करने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उसकी सिफारिश कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसकी सिफारिश भी प्रधानमंत्री करते हैं, यानी लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री करते हैं। फिर दूसरी बात, सरकार की जो नीतियां होती हैं दोस्तों, ये संसद के सामने पेश करते हैं और संसद में सरकार का दायित्व निभाते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष की कुछ बातें हमें मान लेनी चाहिए तो दोस्तों उन बातों को भी अपनी नीतियों में शामिल कर लिया जाता है, यही प्रावधान है। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको देखने को बहुत कम मिलता है। सरकार वही करती है जो उसका दल सोचता है, विपक्षी दल के बारे में सरकार नहीं सोचती। लेकिन दोस्तों आप ऐसा ना पढ़ें, आपके लिए जो समझने की बात यह है कि जो भी लोकसभा में जीत के गया है, चाहे उनकी सरकार ना बनी हो, फिर भी जो तत्कालीन सरकार होती है उसका ये एक तरीके से क्या होता है, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहा है इसके लिए, मतलब उसका दायित्व होता है कि वो उनकी बातें भी माने और अगर काम किए हैं तो रख भी ले। तो ये होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्य। फिर दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन दोस्तों इसका हेड कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जवाब होगा प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों जैसे कि नीति आयोग है, जो पहले योजना आयोग हुआ करता था, इसका भी हेड कौन होता है? तो दोस्तों इसका भी हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये कुछ विभाग हैं जिनकी अध्यक्षता या जिनका मुख्य प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अब दोस्तों एक आर्टिकल के बारे में और बात कर लेते हैं जिसका नाम है 78, जिसकी संख्या कितनी है? 78। इसमें दोस्तों कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की मुख्य कड़ी होगा। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की मुख्य कड़ी प्रधानमंत्री होगा। ये बात है दोस्तों अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की मुख्य कड़ी क्या है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री। अब दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, अगर आप करना चाहें तो कुछ जो मोटी मोटी बातें प्रधानमंत्री पद से पूछ ली जाती हैं वो ये है कि दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा था, ये आपको बताना है। सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपको बताना है। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो एक भी बार संसद में नहीं गए, ये भी आपको बताना है। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया था, ये भी आपको बताना है। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे, ये भी आपको बताना है। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, ये भी आपको बताना है। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जितने मैंने आपसे सवाल किए हैं आप छांटना और दोस्तों देखना आप कि आप ज़रूर ठीक करेंगे एक बार पढ़ के, क्योंकि दोस्तों जो एक ज्वाला जगती है ना दिल के अंदर पढ़ने की, यही आदमी को महान बनाती है और यही हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आप ठीक ठीक दे देंगे अगले वीडियो में। इसी वीडियो में आप जो है कमेंट करके मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।